अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान लंगड़ियाल का सलाम। दोस्तों 3-4 दिन मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं बिजी रहा हूँ। वीकेंड पे हमारे पास काम होता है, काम के सिलसिले में बिजी रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। तो कोशिश करता हूँ तमाम टॉपिक की जो करंट अफेयर्स के भी चल रहे हैं उनको भी क्लियर करूँगा। तो आज की वीडियो हमारी मेरा ख्याल है एपिसोड नंबर 10 है। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हम सर्बिया के शहर बेलग्राद या बियोग्राद या डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, वैसे नेट पे उसका नाम बेलग्रादो है। वहां पे पहुंचे थे और वहां से हमने क्रोशिया जाना था। दोस्तों जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां पर सबसे बड़ा मसला जो पेश आया वो ये था कि हम चारों में से किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं था। तो जब आपके पास पासपोर्ट नहीं होता तो आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे नहीं मंगवा सकते। हमारे तकरीबन चारों के पास पैसे खत्म हो गए थे, थोड़े थोड़े को 100 200 यूरो था। हम तकरीबन 300 400 यूरो तो लेके चले थे जब हम यूनान से निकले थे इटली के लिए। तो वहां पर हमें एक पाकिस्तानी मिला, उसने कहा जी मैं 20 यूरो लूंगा, फी बंदे से पैसे मंगवा के देंगे। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो हमें ले गया कॉल सेंटर पे। वहां पर वेस्टर्न यूनियन की सहूलत मौजूद थी। तो सबसे पहले एक दोस्त के पैसे आए, फिर अगले दिन एक और दोस्त के पैसे आए। हमने बेलग्राद में एक हॉस्टल किराए पे लिया हुआ था। बेलग्राद सर्बिया की करेंसी काफ़ी डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो तकरीबन 2-3 यूरो रोज़ाना के पे करने पड़ते थे उस हॉस्टल के, वहाँ सोने के लिए। खाना वगैरह बाहर हम लेके खाते थे, जो भी वहाँ पे कोशिश करते थे हलाल मिल जाए, जो भी मिलता था वही खाते थे। वहाँ पर हमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी मिले, काफ़ी सारे एजेंट मिले जो सर्बिया से हंगरी और हंगरी से ऑस्ट्रिया की डेंकी लगवाते थे। वो वहां से हंगरी और हंगरी से ऑस्ट्रिया क्रॉस करवाने का तकरीबन 1200-1500 डॉलर लेते थे या 1200-1500 यूरो लेते थे। तो हम तो पैसे बचाने की वजह से तो हम पैदल जा रहे थे, हमारे पास पैसे ही तो थे नहीं, इसलिए तो हम खुद नक्शा देख के खुद ही सब कुछ करके जा रहे थे। तो दोस्तों वहां से जब हमने पैसे मंगवा लिए, मैंने भी पैसे मंगवाए घर से, मुझे अच्छी तरह से याद है घर वालों ने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करके मुझे भेजे, क्योंकि घर वालों को ज़हन में नहीं होता। मैं घर बता के नहीं चला था कि मैं यूनान से इटली जा रहा हूँ, किसी को भी बता के नहीं गया था। यूनान से अगला सफर भी मैंने बगैर बताए शुरू कर दिया था। तो हमने वहां से टैक्सी ली और टैक्सी वाले को हमने बोला कि हमें सिद SID सिद बॉर्डर के ऊपर उतार दे, क्रोशिया के। तो उसने हमें क्रोशिया के बॉर्डर के ऊपर उतार दिया। तो उसने हमें सिद बॉर्डर के ऊपर जाकर उतार दिया। दोस्तों सिद क्या है? सिद कोई शहर नहीं है, सिद एक छोटा सा गांव था। उस गांव में उस टैक्सी वाले ने हमें उतार दिया। अब हमने वहां से, ये सब कुछ मैंने नेट पे देखा था, गूगल मैप पे, कि सबसे जो करीब बॉर्डर के ऊपर जो सर्बिया का गांव है वो सिद है। वहां से हमने पैदल चलना है, पैदल चल के क्रोशिया में हमने एंटर होना है। क्रोशिया में 2-4 किलोमीटर आगे पैदल चलेंगे तो हमें ट्रेन की पटड़ी मिल जाएगी, और उसकी ट्रेन की पटड़ी के साथ साथ अगर हम चलेंगे तो हमें करीबी गांव मिल जाएगा, और वहां ट्रेन स्टेशन से हम ट्रेन में बैठ के क्रोशिया के कैपिटल ज़ाग्रेब चले जाएंगे। दोस्तों जब हम सिद पहुंचे और सिद से जाके हमने पैदल रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात करीब पड़ी तो हमने अपना सफर पैदल शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम बॉर्डर की तरफ पैदल चले तो दोस्तों तकरीबन 2-3 घंटे के बाद हम पकड़े गए। हमें सर्बिया की पुलिस ने पकड़ लिया, बॉर्डर के ऊपर सर्बिया वालों ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? हमने साफ बता दिया हम ज़ाग्रेब जा रहे हैं, हम क्रोशिया जा रहे हैं पैदल। उन्होंने कहा जी ये रास्ता नहीं है, आपके पास पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमने कहा कुछ भी नहीं है। वो हमें पकड़ के ले आए, उन्होंने हमें थाने में बंद कर दिया। थाने में बंद करने के बाद हमें अगले दिन अदालत में पेश किया गया और अदालत ने हमें 17 दिन के लिए जेल कर दी। और जो हमें जेल हुई वो सिद में नहीं है, उन्होंने हमें सिद से वापस काफ़ी पीछे आगे किसी गाँव में बड़ी जेल थी, जिस तरह हमारे यहाँ छोटे थाने होते हैं फिर बड़ी जेलें होती हैं। तो 17 दिन के लिए हमें उस जेल में बंद कर दिया और हमें बता दिया कि 17 दिन आपको जेल है, यहाँ पे सिर्फ इलीगल मूवमेंट की वजह से। खैर उस जेल में
सारे लोग सर्बियन थे, क्रिमिनल सिवाय हमारे। हमें एक ही कमरा दिया गया, एक कमरे में हमें बंद कर दिया गया जेल में, क्योंकि हमने उन्हें बताया कि हम मुसलमान हैं, हम हलाल खाना खाते हैं। तो हमें वो तकरीबन 2 टाइम मछली, छोटी मछली होती है उनकी डिब्बियां के साथ देते थे खाना। खाना इतना मिलता था कि ना पेट भरता था और ना भूखे रहते थे। हम नमाज पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगते थे और सोचते थे कि या अल्लाह अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें उस गुनाह की माफ़ी दे दे और हमारे सफ़र को आसान बना। वहाँ हम चारों आपस में भी झगड़े, 2-3 दफ़ा हम चारों की आपस में भी लड़ाई हुई। खैर खुदा खुदा करके वो 17 दिन पूरे हो गए। आखिरी दिन उन्होंने हमें वापस अदालत लेके आए और अदालत में लाके हमें छोड़ दिया। वो उसी जगह जहाँ पर जिस गांव के करीब या शहर के करीब वो जेल थी, वहाँ अब हमने जितने दिन वहाँ रहे जेल में यही सोचते रहे कि यहाँ से निकलने के बाद क्या करना। तो वहाँ से निकले तो टैक्सी ली, सिद्ध पहुँच गए। सिद्ध पहुँच गए और रात होने का इंतज़ार किया। अब सोचा कि लास्ट टाइम हमने असर के टाइम ड्रिंकिंग शुरू कर दी थी, हमें किसी ने देख लिया, कॉल कर दी, पुलिस आ गई, हम पकड़े गए। अब हम रात को जाएंगे। हमने रात को पैदल चलना शुरू कर दिया, चलते गए हम क्रोशिया इंटर हो गए। अब जैसे ही हम क्रोशिया इंटर हुए, ट्रेन की पटड़ी हमें मिली तो दिन चढ़ गया। तो जैसे दिन निकलना शुरू हुआ तो करीब ही हम किसी का डेरा था, लोग काश्त करते हैं उस जगह पे, वो इलाका काश्त होता है, पहाड़ी इलाका है लेकिन इतना ज़्यादा पहाड़ी नहीं है, मैदानी पहाड़ी मिक्स है। तो जिस तरह लोगों के डेरे के ऊपर दरख्त होते हैं, इस तरह किसी का डेरा था, वहाँ दरख्त थे, हम उन दरख्तों में जाके लुक के बैठ गए। यकीन मानो तकरीबन 11 बजे क्रोशियन पुलिस आई, एग्जैक्ट उसी जगह पे जहां पर हम सोए हुए थे। उन्होंने आके हमें जगाया, उठाया, उठा के गाड़ी में बिठाया, चेक पोस्ट पे ले गए, जाके हमारी अच्छी से तलाशी की। हमारे पास कुछ नहीं था। उन्होंने हमें सर्बियन पुलिस को दे दिया। अब हमारे जहन में एक ही बात चल रही थी कि 17 दिन फिर जेल है। अब सोचो, जो बंदा 17 दिन की जेल काट के जेल से बाहर रहा हो के निकले, अगली दिन कोशिश करे और एक दिन गुजरने के बाद वो फिर पकड़ा जाए और उससे दोबारा फिर ये भी पता हो कि मुझे 17 दिन की जेल दोबारा फिर होने वाली है, तो उस पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। तो दोस्तों हमें अदालत पेश किया गया। तो अदालत में मैं इंग्लिश बोलता था, मैं ही तर्जमान था इन सब का। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तो मैं बहुत रोया। मैंने जज से ये भी कहा कि आप हमें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दें। हम चारों का ये मुतफिका फैसला था कि हमें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए, हमें जेल में नहीं जाना, क्योंकि उस जेल में खाना नहीं मिलता था और जो खाना मिलता था वो हम खाते नहीं थे, और जो खाना हम खाते थे उससे हमारा पेट नहीं भरता था, भूखे रहते थे, कमज़ोर हो गए हुए थे। मैं आपसे किसी ब्लॉग में तस्वीरें भी शेयर करूंगा कि तब मेरी सेहत में और अब की सेहत में कितना फ़र्क है। अदालत में जब हमें पेश किया गया तो मैं रोने लग गया। मैंने जज से इंग्लिश में बात की कि या तो हमें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। तो जज ने मुझे बताया कि सर्बिया में तो पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है, पाकिस्तान का कौंसलेट ही नहीं है, तो कैसे आपको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, पासपोर्ट आपके पास नहीं है, टिकटें लेने के पैसे तुम्हारे पास नहीं है। खैर जज ने हमें सजा की 7 दिन की दूसरी दफा। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या हम ये सजा खरीद सकते हैं। तो उसने कहा कि जी, अगर आप, मेरा ख्याल है मुझे एग्जैक्ट कीमत नहीं याद, 70 यूरो या 80 यूरो पर पर्सन अगर पे करें तो आप लोगों को आज ही छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों हमने वो सजा खरीदी, उस सजा के हमने पैसे भरे और उसी दिन हमें छोड़ दिया गया। पैसे पे करके सजा खरीदी और हमें छोड़ दिया गया। तो अब तो हम उस टाउन के भी वाकिफ थे। दोबारा फिर हमने टैक्सी ढूंढी, दोबारा फिर सीधा आ गए। सीधा आके दोबारा फिर हमने अपना क्रोशिया का सफ़र जारी कर दिया।
और अब हमने सोच लिया था कि हमें रुकना नहीं है, अब हमने जाना है तो क्रोएशिया ही जाना है। हमने दिन भी हो जाए या तो हमने रुकना नहीं। और एक हमने ट्रेन की पटरी के साथ नहीं जाना, हट के जाना है थोड़ा। तो दोस्तों तीसरी बार हम चल पड़े क्रोएशिया की तरफ और हम कामयाब। चलते गए टाउन में वेट किया, एक ट्रेन आई, हम उसमें बैठे। अब हमें क्या पता था, हम तो ज़ाग्रेब जा रहे थे। हमें सर्बिया में पता चला था कि क्रोएशिया में कोई कैंप वगैरह आया है, तो रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है, उस कैंप में लोग जाके रहते हैं। लेकिन हमें उस कैंप का क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पता था, तो हम सीधे ज़ाग्रेब चले गए। ज़ाग्रेब ट्रेन स्टेशन पहुंचे, ट्रेन स्टेशन उतरे। अब हमें जब हम ज़ाग्रेब पहुंचे तो काफी दूर है ज़ाग्रेब बॉर्डर से, तो पता चला कि यहाँ पर एक कोतीना कैंप है, लेकिन वो तो बहुत पीछे रह गया हुआ है। यानी कि ज़ाग्रेब से कोई 200-300 किलोमीटर पहले उतरना था, जहां पर हम उतरे ही नहीं, और वहां से पैदल जाना था उस कैंप में और जाके पेश हो जाना था कि हम पनाहगज़ीन हैं, रेफ्यूजी हैं। तो वहां पर हमें एक पाकिस्तानी मिला ज़ाग्रेब में, उसने हमें सारा डिटेल में बताया। तो हमने वापसी की ट्रेन ली और वापस आए कोतीना, और वहां से पैदल हम उस कैंप में गए। हम 1 महीना उस कैंप में रहे। हम 1 महीना इसलिए उस कैंप में रहे, हमें शौक नहीं था रहने का। एक तो क्रोएशिया से इटली के शहर त्रिस्ते आना था, और जब निकलना था ज़ाग्रेब से या उस कैंप से, तो हम कहीं पे भी स्टे नहीं कर सकते थे। स्लोवेनिया को हमने समुंदर वाली साइड से जो E750 जो सड़क शो होती है मैप में, उसके साथ साथ क्रॉस करना था, वो 35 किलोमीटर। तो पता नहीं चल रहा था कि यहां से निकलेंगे तो आया कि हम त्रिस्ते पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, पहुंच सकेंगे, क्या होगा। इसलिए हम 1 महीना वहां पर उस कैंप में रहे। उस कैंप में तकरीबन 800 बंदा रहता था, सारे पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी, बंगाली, सब यही लोग थे। 3 टाइम का अच्छा खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे उस कैंप में, बड़ा अच्छा सलूक। वो यूएन वालों का कैंप था। अब तक के लिए इतना ही। कैंप से निकलने के बाद कितने टाइम में हम स्लोवेनिया के बॉर्डर पे पहुंचे, स्लोवेनिया के जंगलों में हमारे साथ क्या हुआ, और जिस रात हम इटली इंटर हुए स्लोवेनिया क्रॉस करके, वहां पर क्या हुआ। जो दोस्त पकड़े गए स्लोवेनिया में, उन्हें कितने कितने महीने जेलों में रहना पड़ा, ये सब अपने अगले ब्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।